आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और रूस संकट का खासा असर कमोडिटी मार्केट्स पर दिखाई दे रहा है। जहां क्रूड लगातार दूसरे दिन $93 के नीचे है, वहीं सोना 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। अगर एग्री स्पेस की बात करें तो देश में चीनी का उत्पादन 6% और एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ा है। वहीं NCDX पर कपास, खली, हल्दी में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में किस कमोडिटी को शामिल करना चाहिए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। एमिरेट्स NBD के धर्मेश भाटिया, SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती सोने पर यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे और उस पर बात करने के लिए इब्जा के नेशनल स्पोक्स पर्सन कुमार जैन और GJC के आशीष पेठे भी हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़े हैं। सोने पर अगर नजर डालें और आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 महीने के हाईज पर हमने सोने के भाव जाते हुए देखे। कल रात न्यूयॉर्क सेशन में $1903 प्रति आउंस का हाई भी छुआ है। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो 13 महीना का हाईज और 50,400 का हाई हमने यहां पर सोने में बनाया है और उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहले धर्मेश, आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह से सोने के लेवल्स आप बनता हुआ देखते हैं और यहां से अगले हफ्ते के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, सोने की बात करें तो सोने में जो तेजी है वो बरकरार है। फंडामेंटली अभी भी मार्केट काफी फर्म है। अगर आप देखिए जो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो उसमें प्रीमियम ऐड हो चुका है, उस कारणवश अगर आप सोने देखिए ऑलमोस्ट 1900 के स्तर पे छू चुका है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,000 के स्तर के ऊपर मार्केट टिका हुआ है। फंडामेंटली अभी भी तेजी है। सिर्फ एक ही कैच है मैं रिकमेंड करूंगा निवेशकों को ध्यान रखने के लिए, वो है 10 ईयर यील्ड। अगर आप 10 ईयर यील्ड देखें यूएस ट्रेजरी, वो जो 1.5% या 1-1.5% के निचले स्तर पर लास्ट ईयर ट्रेड हो रहा था, आज ऑलमोस्ट 2% के इर्द-गिर्द सस्टेन हो रहा है। और अगर FOMC मीटिंग के बाद कंटिन्यूसली जो एंटिसिपेशन है कि यहाँ पे रेट हाइक्स होंगे, वो टाइम पे आपको जो सेफ हेवन बाइंग है वहां पे कहीं ना कहीं आपको दबाव देखने मिल सकता है। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि गिरावट पे आप बाय करके चलिए। डेफिनेटली ये काफी इन्फ्लेशन हाई है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में भी आपको थोड़ी सी सेल ऑफ देखने मिल सकती है। वो टाइम पे सोना फॉर्म हो जाएगा, तो वहां पे आप निवेश करिए। पर जब भी मार्केट स्पाइक करता है, क्योंकि अगर आप देखिए जो दायरा है ये 1800 से 1900 का दायरा इंटैक्ट है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर से आप अराउंड प्राइस देखिए अराउंड 1750 या 1780 या मैक्सिमम $1800 आता है, तो फिर से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो प्राइस 48,000 से 51,000 का रेंज है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो अभी मार्केट थोड़ा अच्छा फर्म हुआ है। अगर रुपया अगर वीक होता है तो ये 50, 500, 51,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो वहां पे आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए, बट शॉर्ट ना करिए। कहीं भी गिरावट आता है फिर से आप बाय करें, मार्केट इसी दायरे में रहेगा। तो डिप्स पर बाय करने की ही सलाह है और तमाम फंडामेंटल फैक्टर्स यहाँ पर धर्मेश ने समझाया अगर सोने की बात करें। लेकिन एक और सेंस लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुमार जैन तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ हमारे साथ आशीष पेठे भी हैं। और एक तरफ तो प्राइसेस $1900 के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आए हैं और इसके अलावा भी जो एक्सपोर्ट के फिगर्स आए हैं वो भी काफी एनकरेजिंग है, क्योंकि सोने का एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखा है और ये 6.5% बढ़कर लगभग $3237 करोड़ के आसपास रहा है। आशीष, पहले तो प्राइसेस पर भी आपका एक सेंस लेना चाहेंगे, क्या व्यू आप लेकर चल रहे हैं, और दूसरी तरफ डिमांड फ्रंट पर क्या इंपैक्ट आप देखते हैं अगर एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि अब तक तो हमने एक्सपोर्ट नंबर्स काफी एनकरेजिंग देखे हैं। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। हमारा ये व्यू है कि गोल्ड को पॉजिटिव आउटलुक से ही हम लोग देखते हैं। अभी भी $1880 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये और 4 से 5% ऊपर जा सकता है। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन सब तो जानते हैं, लेकिन जो रेट हाइक की बात हो रही है मेरे हिसाब से वो पूरा ऑलरेडी प्राइस में बिल्ट इन हो गया है। तो ओनली करंट प्ले मेरे हिसाब से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। और अगर रेट बढ़ता भी है तो ज्यादा रिएक्शन सोने में इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता है, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस नीचे भी जाती है, तो पूरा सोना इंडिया में बाहर से आता है, तो अपना एक्सचेंज विल आल्सो एडवर्सली बी अफेक्टेड। और इंडिया में सोने का प्राइस 49 के ऊपर ही रहेगा और आगे चल के मैं जैसे कहा 51,000 तक ये प्राइस जाते हुए देख रहा हूँ। दूसरा, आपने मुझे क्वेश्चन कहा था कि रिटेल में क्या मूवमेंट है। जब रेट्स 47-48 के बीच में थे तो पूरा जनवरी महीना लुकवार्म फुटफॉल्स हम लोग देख रहे थे पूरे इंडस्ट्री में। पर जैसे ही सोने का भाव बढ़ना शुरू हो गया, तभी से वी हैव स्टार्टेड लुकिंग एट बेटर फुटफॉल। लोगों का कस्टमर डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने ये देखा इतने सालों से कि जब कभी भी प्राइसेस स्टार्ट मूविंग अपवर्ड
the consumers start coming in to buy. They are never there generally in a dipping market, लेकिन रिटेल में गोल्ड का डिमांड जब प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाता है तभी हमको फुटफॉल्स दिखते हैं। जी हाँ आशीष जी, जब भाव गिर रहे होते हैं तो बाजार को लगता है कि और गिरेंगे, इंतजार किया जाए, लेकिन जब बढ़ना शुरू होते हैं तो कोई भी उसको मिस आउट नहीं करना चाहता और मानना सबका यही है कि यहाँ से भावों में और तेजी देखने को मिलेगी। आशीष जी, इसके अलावा किस तरह की खरीदारी हम बाजार में आता हुआ देख रहे हैं? क्या ये अभी भी वेडिंग बाइंग है या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लोग अब बाजार में उतरे हैं? यस, दोनों दिखाई दे रहा है। जनवरी में दोनों मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन लाइक ज्वेलरी, दोनों स्लो था। लेकिन अभी दोनों पिकअप हो गया है। और जैसे मैंने कहा, जैसे अगर रेट्स बढ़ते जाते हैं तो बुलियन और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ता है। लेकिन साइमल्टेनियसली अभी वेडिंग डिमांड जो जनवरी में सबने होल्ड पे रखा था बिकॉज ऑफ इनऑस्पिशियस मंथ, तो अभी फरवरी फर्स्ट वीक से खत्म होने से अभी वेडिंग डिमांड धीरे धीरे मार्केट में आ गई। हमारे साथ बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वीपी कुमार जैन भी मौजूद हैं। जैन साहब, आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? कैसी डिमांड आ रही है? क्या लोग जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए हैं तेजी से खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी जैसे भी आशीष जी ने कहा और आपने भी उसमें सुर साथ दिया, कहते हैं कि तेजी का बोलबाला और मंदी का मुंह काला। बस जिस तरह मार्केट जब दौड़ता है तो लोग भागते कि भाई मैं रह गया हूँ, वही खरीदारी हम एक जबरदस्त खरीदारी देख रहे हैं। जनवरी में जो शादियों की खरीदारी थी, अभी फरवरी मार्च में थोड़ा स्लो डाउन होगा शादियों का, लेकिन अभी इन्वेस्टर आ रहे हैं, साथ में कंज्यूमर भी आ रहे हैं। तो मार्केट जो तेजी जैसे जैसे तेज जाएगा, कई कारण बने तेजी के, जियोपॉलिटिकल इशू जो वॉर का कारण बना है, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड जो है वो भी लेवल पे कुछ लेवल से नीचे आया है। और यहाँ बेरोजगारी भत्ता जो अमेरिका का आया है वो कुछ 2.17 लाख 2.48 लाख आया, जो एक्सपेक्टेड 2.17 लाख था। तो ये सब कारणों से सोने में एक तेजी आ रही है। और तेजी, बहुत तेजी तो नहीं रहेगी जब जियोपॉलिटिकल इशू का जो प्रॉब्लम कहीं भी जाके सॉल्व होगा, जैसे अमेरिका और नाटो भी बीच में पड़े हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है प्रेशर आवे रशिया पे और शायद वो विड्रॉ करे तो सोना थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन इस बार एक बार जो डॉलर 1900 दिखाया है तो अब तेजी का दौर रहेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए सोने में तेजी रहेगी। और मार्केट की डिमांड देखे तो रिटेल में तो आप पूछिए मत क्यों, किस तरह से हम इस बार काम कर रहे हैं। कोविड के बाद हमारे भी समझ के बाहर है, इतना अच्छा काम चल रहा है। कुमार जैन जी, IIGS भी यहाँ पर की शुरुआत हो चुकी है। इनिशियल नंबर्स, इनिशियल फीडबैक, पार्टिसिपेशन को लेकर इनके साथ कुछ शेयर कर पाए? बिल्कुल, IIGS में इस समय 1500 स्टॉल लगे हुए हैं और आज पहले दिन करीबन 15,000 फुटफॉल की अनुमानित है। 15,000 फुटफॉल में इस समय यही खड़ा हूं, लोगों की भीड़ लगी हुई है। वैसे शुरुआत में लोग चहल पहल भी कर रहे, मूवमेंट भी कर रहे, स्टॉल वाले सब सज धज के बैठे हुए हैं। अच्छा डेकोरेशन हुआ और लोगों को आशा है इस बार डेफिनेटली अच्छा काम होगा। लास्ट जितने भी एग्जीबिशन अब की बार रहे, सबब में रहे, चेन्नई का जो लास्ट IIGS का एग्जीबिशन था, उस समय लोग सोच रहे थे कि एक कस्टमर मेरे को, व्यापारी बोलता मेरे पास एक चेन का टुकड़ा पड़ा था, वो भी दूसरे व्यापारी आके का भी शोल्डर करके बॉम्बे से वापस भिजवा देना। मतलब इस तरह की जो डिमांड आई है, कहीं ना कहीं जाकर आने वाले समय में भाव की तेजी की वजह से और जो पैसा बचा हुआ है, जैसा कि हमने कई बार चर्चा की है कि भाई लोगों ने सब खर्चे बंद कर दिए थे, शादियों के खर्चे कम हो गए, तो अब लोगों का सेफ हेवन में एक ही दिमाग बैठता है कि सोने की खरीदारी करे। यहाँ डायमंड की भी थोड़ी बात करें तो 50% वृद्धि भाव में आई है, तो लोग डायमंड की और भी टर्न हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोना, चांदी और हीरे तीनों में एक लंबी तेजी रहेगी और लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा इसमें। जी, तो ये आपको एक आउटलुक मिला है गोल्ड डिमांड को लेकर, प्राइसेस को लेकर। शुक्रिया जैन साहब और साथ ही आशीष आपका भी आने के लिए शो में और ये व्यूज देने के लिए। तो डिमांड तो इंटैक्ट है और डिमांड इनफैक्ट तेज हुई है जैसे जैसे सोने के भाव बढ़ते हुए दिखे हैं। लेकिन सोने के साथ साथ रौनक सिल्वर में भी आई है। प्राइसेस 64,000 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। वरना क्या व्यू है सिल्वर के प्राइसेस पर और क्या सजेशन आप क्लाइंट्स को दे रही हैं इन स्तरों से? दीपाली, मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जिस तरीके से मूव आई है यहाँ पे और एक अपसाइड जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि 50 बिप्स इस पर बढ़ा पाएगा फेड। मुझे लग रहा है 25 बिप्स तक की बढ़त होगी और शायद इसकी वजह से भी यहाँ पे गोल्ड में हमने हायर साइड आता हुआ देखा है।
बेस मेटल्स ऑलरेडी हायर साइड है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ETF की जो डिमांड है वो इनफैक्ट सिल्वर में भी बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये टाइम है जब सिल्वर में अपना जो निवेश है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल यहाँ पे आता है। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रही हूँ। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि 63,500 तक के जो प्राइसेस है वो मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम निवेश करते हैं तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में 64,200 तक हम आज के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्म एक वीक का अगर हम टाइम फ्रेम ले, मुझे लग रहा है कि सिल्वर प्राइसेस एक बार 65,500 तक हो सकता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से गोल्ड हो या सिल्वर हो, बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। और एक चीज मैं बार बार यहाँ पे बोलती हूँ कि 2019 के बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रिगर है जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया इस मार्केट में, वो है इक्विटी में करेक्शन जब भी आया है। हम लोग ये गोल्ड में एक बाइंग आते हुए देखा है। अभी डॉलर इंडेक्स भी अपसाइड है, ट्रेजरी भी अपसाइड है, इसके बावजूद हमने गोल्ड में अपसाइड देखा है। जब तक एम्बिग्यूटी बनी रहेगी, एक डाउट बना रहेगा इक्विटी मार्केट में, गोल्ड को इसका फायदा मिलेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ। और मुझे लग रहा है कि 51,000 शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक टारगेट होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मिड टर्म हम सोचे तो मुझे लग रहा है कि 52,000 भी यहाँ पे गोल्ड अचीव कर सकता है। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में एक्सपेक्टेड है, लेकिन सोने चांदी से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर इस हफ्ते में नेगेटिव के साथ हम ये हफ्ता बंद करने वाले हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि टेंशन अभी भी बाजार में जारी है, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर जरूर आई है। देखिए, कच्चे तेल की बात करो तो अगेन कच्चे तेल में जो बेली कर्व जो मैं कह रहा था कि फर्स्ट 3 महीने काफी तेजी में है, पर आगे के 6 महीने मंदी में दिख रहे हैं मार्केट में। कंप्लीटली मार्केट बैकवर्डेशन में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग एंटीसिपेट था और वही हो रहा है कि जिस तरह रूस ने अपनी जो सेना वापस की, वहां पे आपको अच्छे खासे एक मंदी का माहौल देखने मिला। प्राइस ऑलमोस्ट $3 के नीचे आ चुका है, बट अभी भी $90 के इतनी सस्टेन हो रहा है। फंडामेंटली अभी भी मार्केट काफी फर्म है। ठंडी का माहौल अभी भी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अच्छी खासी ठंडी डिमांड होती है। अगर आप कच्चे तेल की भाव की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ने 7,000 का एक लेवल ब्रेक किया, बट अगर आप देखिए 6,600, 6,700 का स्तर है जो इंटैक्ट है। और रुपए की कमजोरी के कारण मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फिर से मार्केट में एक छोटी बाउंस बैक आ सकती है। स्पेक्युलेटर्स इसमें हावी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस फिर से 6,800 से लेके 6,900 के लेवल्स आपको शीघ्र ही दिखा देगा, जो इंटरनेशनल मार्केट में अराउंड $93 के लेवल्स फिर से आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म में मैं रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखे। अगर मार्केट में फिर से ईज होता है और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात फिर से स्टार्ट हो जाती है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि ओपेक और नॉन ओपेक दोनों हाथ मिला के अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे क्योंकि प्राइस में डिमांड आ सकती है, तो रेकमेंड रहेगा कि मार्केट में यू टर्न आ सकता है। तो स्पेक्युलेटर्स हावी रहे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे कच्चे तेल में, क्योंकि 2-3% की वॉलेटिलिटी आप रोज देख रहे हैं प्राइस में। बट मुनाफा वसूली जरूर करे प्राइस जब भी स्पाइक करता है, और ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाए। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड काफी तेजी का है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। ऑलराइट, तो यानी कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर क्रूड में देखने को मिल सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट जैसे यहाँ पर धर्मेश ने बताया कि अगर आप 25 कमोडिटीज देखें ब्लूमबर्ग इंडेक्स की, तो उसमें से 14-15 बैकवर्डेशन में है। तो क्लियरली जिस तरह की तेजी यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है, शायद सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में वो यहाँ पर जारी ना रहे। लेकिन धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ बनने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। आपका स्वागत है कमोडिटी राउंडअप में। हमारे साथ अब इस्मा के डीजी अविनाश वर्मा जुड़ रहे हैं। अविनाश नमस्कार। और हम इस्मा की लेटेस्ट रिपोर्ट यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसके मुताबिक प्रोडक्शन में यहां पर 6% का इजाफा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी बेहतरीन हैं। अविनाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है जी। ओके, अविनाश, मैं कह रही थी कि हम इस्मा की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जहां पर 6% का इजाफा प्रोडक्शन में है और एक्सपोर्ट्स में भी यहां पर बेहतर नंबर्स देखने को मिले हैं। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं आप इनको? जी, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। हम लोगों ने बहुत पहले बोला था कि जो प्रोडक्शन है शुगर का, हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 315 लाख टन, जो कि पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है। और इस बार चूंकि चीनी मिलों ने स्पेशली इन द वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में, कर्नाटका और महाराष्ट्र में थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया था, तो इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। बट बाय द एंड ऑफ द सीजन हमारा एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेशन है 315 लाख टन चीनी बनेगा, जो करीब 5-7 लाख टन पिछले साल से ज्यादा रहेगा। अविनाश, जो चीज वर्कआउट फेवर में नहीं कर रही वो है चीनी के भाव, जहां पर हमने गिरावट देखी है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में भी।
जी, ये तो जब हमारा क्रशिंग पीरियड चलता है, जब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है गन्ना किसानों को पेमेंट करने का, और जब कैश फ्लोस की हमें जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा, तो एक होड़ मचता है और हम ईगर रहते हैं ज्यादा से ज्यादा चीनी बेचने के लिए। और इसीलिए प्रेशर जनरली हम देखे हैं इस वक्त, इस टाइम में जब क्रशिंग पीरियड चलता है तो प्रेशर रहता है शुगर प्राइसेस पे। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात है, ये काफी सरप्राइजिंग बात है कि ग्लोबल प्राइसेस भी अभी नीचे चल रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद ग्लोबल प्राइसेस ऊपर जाएगा, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डेफिसिट है। ब्राजील इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एज मच जो पिछले साल उन्होंने प्रोड्यूस किया, और अगले साल का भी उनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज उन्हें वेदर काफी खराब मिला था पिछले साल भी। तो जनरल एक्सपेक्टेशन हमारा ये है कि चीनी का प्राइस इंटरनेशनली भी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। जी अविनाश जी, एक तरफ तो हमने जो एक्सपोर्ट है जनवरी में 3% के आसपास बढ़ते हुए देखा है, तो आगे के एक्सपोर्ट ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं? दूसरी तरफ क्योंकि एथेनॉल की डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है, तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट शुगर अवेलेबिलिटी पर पड़ेगा, या फिर जो अपकमिंग सीजन के एस्टिमेट्स हैं आपके वो पूरे रहेंगे? जी, पहला मैं आपको जवाब दे दूं कि एक्सपोर्ट जो हमारा करीब 50 लाख टन का अंदेशा हमारा हो गया है कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन में, और उसके अगेंस्ट में करीब 31 लाख टन चीनी हमने फिजिकली एक्सपोर्ट कर दिया था जनवरी एंड। इस महीना फरवरी में करीब 8-9 लाख टन का लाइनअप है, तो 40 लाख टन फरवरी एंड तक मोटा मोटी हो जाएगा। तो 10 लाख बैलेंस है वो 1-2 महीने में और होगा। और इतना बढ़िया एक्सपोर्ट इन द बिगनिंग ऑफ द सीजन 3-4 महीने में हमने, एटलीस्ट मेरे 15 साल के करियर में इन इंडस्ट्री मैंने नहीं देखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमें हेल्प कर रहा है कैश फ्लोस को लेके। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या होगा हमारा एथेनॉल, चूंकि डाइवर्जन ज्यादा हो रहा है तो क्या फर्दर गिरावट आएगा चीनी के उत्पादन में? हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया है इस्मा की तरफ से 315 लाख टन चीनी का, वो आफ्टर डाइवर्जन किया है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हम लोग 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे विद पेट्रोल, और जो डाइवर्जन करीब 34 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट की करेंगे हम इनटू एथेनॉल, एंड देयरफॉर वो डाइवर्जन के बाद हमारी एस्टिमेशन 315 लाख टन की है। ये तो एस्टिमेट है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, बट दिस इज व्हाट वी बिलीव टुडे। लेकिन अविनाश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी रिपोर्ट और नंबर्स हमारे लिए वो चीनी और एथेनॉल मार्केट से समझाने के लिए। जाते जाते वंदना, आपसे भी जानना चाहेंगे, एग्री स्पेस में यहाँ पर काफी सारी खबरें हैं, काफी सारे ट्रिगर्स भी हैं, आपकी टॉप पिक्स इस स्पेस में कहाँ है? मनीषा, मुझे लग रहा है जो रिसेंट फॉल आया है टर्मरिक में से एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पे आने लगी है, क्वेरीज आने लगी है, और यहाँ पे थोड़ा सा अराइवल प्रेशर कम हुआ है यहाँ पे टर्मरिक का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए। आज एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है। 10,200 के लेवल पे बाइंग को कंटिन्यू करना चाहिए यहाँ पे, और टारगेट रहेगा 10,450 का। इसके लिए स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 10,175 रुपए का। दूसरी इनफैक्ट 10,075 रुपए का होना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक है, यहाँ पे हमने जबरदस्त जंप आता हुआ देखा है, और मुझे लग रहा है बाइंग यहाँ पे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। 3220 का एक लेवल है, वहां पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। 3300 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए हम लगा सकते हैं 3190 का। ठीक है, तो ये आपको कुछ ट्रेड्स मिले हैं एग्री कमोडिटीज में वंदना की ओर से। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया वंदना और धर्मेश, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, और सभी कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।